हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे MS1 और यूनिट 6 जो हमारी चली हुई है उसके अंदर नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज जो है हमारी वो है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया ब्रोंकाइटिस इन इन्फ्लेमेशंस ऑफ द पासेज बिटवीन द नोज एंड द लंग्स इंक्लूड द वाइन पाइप एंड ट्रेकिया एंड द लार्ज एयर ट्यूब ऑफ द लंग्स दैट ब्रिंग एयर इन फ्रॉम द ट्रेकिया, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस कैन आइदर बी द ब्रीफ ड्यूरेशन यानी कि अक्यूट और हैव द लॉन्ग कोर्स क्रॉनिक। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि ब्रोंकाइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन है हमारी पासिस एयरवे जो हमारा होता है बिटवीन नोज एंड लंग्स। तो ये हमारे नोज और लंग्स के बीच का जो एरिया होता है जहाँ से एयर पास होती है वहाँ की सूजन को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और जो एरिया इसके अंदर इंक्लूड होता है वो वाइंड पाइप आ जाती है, हमारी ट्रेकिया आ जाती है, लार्ज एयर हमारी ट्यूब आ जाती है, और लंग्स तक हमारा जो एरिया होता है ट्रेकिया का वो हमारे ब्रोंकाइटिस का ही एरिया होता है। और इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है एक अक्यूट में होती है और एक हमारी क्रॉनिक होती है। अक्यूट होती है जो स्टार्टिंग होती है हमारी किसी भी डिजीज की, और क्रॉनिक होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो अक्यूट जो हमारी ब्रोंकाइटिस होती है यूजुअली कोज बाय द वायरल इन्फेक्शन। तो अक्यूट जो होती है वो हमारा उसके कारण जो है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, बट कैन आल्सो बी कोज बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बट इसमें जो इसका जो रीजन होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कैन हील विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, और जो बिना ही किसी कॉम्प्लिकेशन के बिना ही आराम से हील भी हो सकता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज ए साइन ऑफ सीरियस लंग डिजीज दैट मे बी स्लो बट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी कॉरोनिक जो ब्रोंकाइटिस होती है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। ये लंग्स की डिजीज जो है ये हमारी स्लो मतलब कि थोड़ी सी कम हो सकती है, इसमें आराम लग सकता है, पर ये अच्छी तरीके से कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकती है। तो एक्यूट में इन्होंने बताया है कि एक्यूट जो होती है वो जल्दी से हील हो जाती है बिना कॉम्प्लिकेशंस के, लेकिन जो कॉर्निक होती है वो हमारी हील नहीं होती है। थोड़ी बहुत हील होगी बट बिल्कुल कंप्लीटली ठीक ये नहीं होती है। तो इसमें हम देखेंगे ये हमारी दी हुई है नॉर्मल ब्रोंकाइटिस दिखाई है और ये हमारी इन्फ्लेमेटरी वाली दिखाई। तो आप देख सकते हैं जो हमारी नॉर्मल ब्रोंकाई है वो बिल्कुल क्लियर है। इसमें किसी भी प्रकार का एयरवे के ऊपर किसी भी प्रकार की ना दिक्कत है और ना ही किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, ना एडिमा है। और इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बहुत सारी सूजन है, बहुत सारी इन्फ्लेमेशन है। तो ये जो ब्रोंकाई होती है ये हमारी इफेक्टेड ब्रोंकाई दिखा रखी है इन्होंने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ब्रोंकाई के अंदर इतनी सारी स्वेलिंग होगी तो एयर पासिस एरिया जो है बहुत कम बचेगा, और एयर पासिस एरिया जब नहीं बचता है तो ऐसी कंडीशन को ही हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो ये सूजन का एरिया है हमारा बहुत ज्यादा यहाँ पर। तो इसमें हमारा जो आगे दिया गया है जैसे कि डेफिनेशन है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर हमारे दिए गए हैं और इसमें हमारे पॉजिटिव एजेंट हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन में भी वही रिपीटेशन है इसकी। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया इट इज एन एक्यूट एंड कॉर्निक इन्फ्लेमेशन। ये हमारी एक्यूट और कॉर्निक सूजन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, और इसमें हमारे ट्रैकियोब्रोंकाइटिस रिजल्टिंग द हाइपरटेंशन से म्यूकस स्वेलो ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि भी हमारी हाइपर सेक्रेशन इसका होता है म्यूकस का, और इसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हमारी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर यानी कि जो हमारी ट्रैकिया और जो ब्रोंकाइटिस होती है उसके अंदर हाइपर सेक्रेशन हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, सूजन हो सकती है और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और अगर इसके रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर में इसमें स्मोकिंग। ठीक है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। अगर स्मोक वगैरह कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार की एलर्जी वगैरह हो गई है, अगर इन्वायरमेंटल जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं यानी कि हमारे वातावरण से लेकर के कोई चीजें ज्यादा हैं, या फिर हमारे इन्वायरमेंट कंडीशन मोस्टली कोल्ड यानी कि इन्वायरमेंट कंडीशन अगर बहुत ज्यादा ठंड है, तो ठंड जब होती है ज्यादा कोल्ड वेदर हमारा होता है तो उसमें भी दिक्कत करता है। तो ये रिस्क फैक्टर इसके हो जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत करती है हमारी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम जो होती है। और इसमें जो पॉजिटिव एजेंट जो हमारे देखे जाते हैं यानी कि जो कारण बनते हैं, सबसे पहला कारण इन्होंने बताया है रेस्पिरेटरी साइनस वायरस। तो ये हमारा RSV, तो ये एक प्रकार का हमारा वायरस है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का हमारा वायरस होता है, जिसे हम इसमें दिया गया है जैसे कि फार्माक्सो वायरस। तो ये हमारे वायरस का ही नाम है, और समटाइम इट मे बी ड्यू टू बैक्टीरिया, और समटाइम तो ये इसका जो रीजन रहता है वो बैक्टीरिया ही रहता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीजें होगी हमारी। नेक्स्ट इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले इन्होंने कफ दिया है, कफ और खांसी जो हो जाती है। नेक्स्ट इन्होंने डायजोपिनिया दिया है यानी कि ब्रेथलेसनेस हो जाना या ब्रीदिंग जो है अच्छे से नहीं आना, फीवर वगैरह इसके अंदर हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो सांस लेने में मतलब छोटा सांस जो होता है दम घुटता है, तो इस तरीके की कंडीशन भी इसमें हो जाती है। साइनोसिस इसमें कॉमन होती है। नेक्स्ट इसमें म्यूकस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यानी कि एयर पासेज का जो एरिया होता है उसमें कुछ ना कुछ रुकावट पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। प्लूरेटिक चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, लंग्स के अंदर जो प्लूरल एरिया होता है उसमें दर्द होता है। प्रोलॉन्ग्ड हमारा
एक्सप्रेशंस होता है, यानी कि सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, छोटी सांस हो जाती है यानी कि। तो इसमें हमारी रोंकाई या क्रैकल साउंड जो है, हार्ड साउंड या आर्टिकुलेशन जो हमारी होती है, यानी कि स्टेथोस्कोप से जो देखी जाती है हमारी साउंड जो देखी जाती है ईयर की, यदि सांस ले रहे हैं तो किस प्रकार की हमारी साउंड आ रही है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया इसके अंदर डायग्नोजिक। तो डायग्नोज में हमारा दिया है इन्होंने चेस्ट एक्सरा कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है इसके अंदर। सेप्रोमेट्री यानी कि कैसे हमारी जो ऑक्सीजन है, मतलब कैसे कितनी एयर इनहेल की जा रही है, कितनी एक्सहेल की जा रही है, वो सारी चीजें देखेंगे। और स्पूटम कल्चर जरूर देखना है, ठीक है। तो स्पूट टेस्ट जरूर कराना है कि उसमें जो ब्रोंकाइज या फिर लंग्स में जो फ्लूड है, पस है, या किस तरीके की एप्लेटिक पेन है, या किस तरीके की दिक्कत है, तो वो स्पूटम जब कल्चर जब चेक होता है तो उसमें इन्फेक्शन का पता चलता है कि इन्फेक्शन जो है वो किस तरीके का है। तो आगे जिसके बारे में और भी जो चीजें हैं वो देखते हैं हम भी। तो भाई अब हम बात करते हैं इसमें पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हो जाता है हमारा ड्यू टू कॉज। तो रीजन के साथ जब हम देखते हैं इसमें, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइज, तो हमारी जो ब्रोंकाइज है उनके अंदर सूजन हो जाती है और एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जब सूजन होगी तो ज्यादा मात्रा में म्यूकस प्रोडक्शन होगा, और जब ज्यादा मात्रा में म्यूकस प्रोडक्शन होगा तो पोटेंशियल स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन, तो हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन यानी कि संकुचन जो है बढ़ जाएगा, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब मांसपेशियां सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या बोला जाएगा, हमारा ब्रोंकियोस्पाजम, यानी कि ब्रोंकाइज जो हमारी होती है उनके अंदर वो जमना स्टार्ट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें आ जाता है एंटीबायोटिक थेरेपी। तो एंटीबायोटिक जो थेरेपी होती है वो बताई है इन्होंने कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें आप दे सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी केयर वायरल इन्फेक्शन। तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमारी एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो नेसेसरी नहीं होती, यानी कि जरूरी नहीं होती है। तो नेक्स्ट इन्होंने शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी दी है। शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड जो थेरेपी होती है वो हमारी हेल्प करती है सूजन वगैरह जब हो जाती है ब्रेकियस ट्यूब के अंदर, तो उसको कम करने के लिए। जैसे कि ये हमारी जो ड्रग्स है उसका नाम दिया गया है इसमें पेरिडोनासोन जो दिया गया है, ये हमारी ब्रोंकाई में जो सूजन हो जाती है उसको कम करने का काम ये करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है गुड हाइड्रेशन। तो गुड हाइड्रेशन अगर ये थेरेपी आप पेशेंट को देते हैं तो आपने वाटर इनटेक बहुत ज्यादा कराना है पेशेंट को, जिससे कि उसे मल त्याग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आ जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जिसमें सिम्टम ज्यादा दिखाई देते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम हमारा होता है फीवर का। तो फीवर अगर दिखाई दे रहा है तो आपको पेशेंट को देना है एक्टेमिनोफेन, जो हमारी जो टेबलेट होती है वो आपको प्रोवाइड करानी है। अगर खांसी वगैरह पेशेंट को आ रही है तो खांसी का जो ट्रीटमेंट है वो करवाओगे, और जो ड्रग्स होते हैं हमारे एंटीटिशो वो ड्रग्स प्रोवाइड कराओगे आप पेशेंट को। तो आगे हमारी जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं। तो आगे आगे जो हमारी मैनेजमेंट है वो है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट है हमारी और नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो इसमें है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, नर्स को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है पेशेंट के लिए। सबसे पहले इन्वायरमेंट पॉल्यूशन टू ए मिनिमम। तो इन्होंने बताया है कि इन्वायरमेंट में जितना भी पॉल्यूशन होता है वो कम से कम पॉल्यूशन हो जहाँ पे आप पेशेंट को रख रहे हो। और आपने क्या इंक्रीज करना पेशेंट के अंदर, सबसे पहले पैलेंटिव फ्लूइड्स प्रोवाइड वार्म लिक्विड। तो आपने सबसे ज्यादा फ्लूइड की मात्रा पेशेंट को बतानी है कि फ्लूइड की मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ानी है, और जो भी कुछ उसे आप प्रोवाइड कर रहे हो लिक्विड में जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो गर्म होना चाहिए। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है आप ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं। ब्रोंकाई डायलेटर आप उसको दे सकते हैं, एंटी कलरेजेंस उसको दे सकते हैं, ल्यूकोट्रिन्स आप उसको दे सकते हैं, और एंटागोस्टिक्स या फिर मेटालेक्सेथिन्स दिए जा सकते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी दिए जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे ड्रग्स हैं, बट ये आप पेशेंट को तब प्रोवाइड करा सकते हैं जब वो ड्रग्स प्रोवाइड किए गए हैं इसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, यानी कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ह्यूमिलेशंस जो होती है वो प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, यानी कि जो रूम जो प्रोवाइड किया है पेशेंट को उसके अंदर किसी भी प्रकार का मॉइस्चर और नमी वाला स्पेस नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपने मेंटेन करना है एडुकेट हाइड्रेशन एंड द न्यूट्रिशन ऑफ इम्प्रूव रेजिस्टेंस एंड द डिजीज ऑफ द रिड्यूस रिस्क इंफेक्शन। तो इन्होंने बताया है कि भाई आपने क्या मेंटेन करना है, आपने हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन की चीजें जो है वो बिल्कुल इंप्रूव करनी है पेशेंट की, क्योंकि किसी भी बीमारी और जो इन्फेक्शन होता है या इम्यूनिटी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी कम हो सके, और रिस्क इन्फेक्शन जो होता है वो भी हमारे कम हो जाए। नेक्स्ट इन्होंने बताया वी शुड असिस्ट पेशेंट ऑफ द चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली। तो आपको चाहिए कि आप पेशेंट की जो पोजीशन है वो बार बार चेंज करते रहें। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन से एंटी माइक्रोबल एजेंट एज प्रेस्क्राइब्ड। अगर डॉक्टर ने बताया है, अगर प्रेस्क्राइब किया गया है तो आप पेशेंट को एंटी माइक्रोबल यानी कि सूक्ष्म जीव को कम करने वाले जो एजेंट होते हैं ऐसे ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं इसमें नर्सिंग डायग्नोस। तो नर्सिंग जब ट्रीटमेंट करने के बाद जब पेशेंट के जो एसेस करती है, तो एक्सेस करने में हमने जो डायग्नोज होते हैं वो देखने होते हैं। तो डायग्नोसिस में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले इफेक्टिव एयरवे।
और इसमें देखना क्लियरनेस रिलेटेड टू द ब्रोंकोस्पाज्म इंक्रीज प्रोडक्शंस ऑफ द सेक्रेशंस थिक म्यूकस। तो सबसे पहले पेशेंट के अंदर क्या देखना है कि भी उसका जो एयरवे है वो क्लियर है या नहीं है, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, जो ब्रोंकाई है उनके अंदर कोई स्पाज्म तो नहीं हो गया है, या म्यूकस सेक्रेशंस का प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ गया है, म्यूकस में थिकनेस तो नहीं बढ़ गई, यानी कि बलगम थोक जो होता है वो गाढ़ा तो नहीं हो गया है। इस तरीके की चीजें डायग्नोस करनी है आपको। तो नेक्स्ट आप देखेंगे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द स्पूटम प्रोडक्शन डायजेपिनिया एंड एनोरेक्सिया। तो आपने सबसे पहले इम्बैलेंस देखना है न्यूट्रिशन के अंदर कि भी जो न्यूट्रिशन ले रहा है, जो खाना पीना जिस भी तरीके की जो चीजें ले रहे हैं, तो उसमें कौन सी चीजें कम है, किस चीज की पेशेंट को रिक्वायर्ड है, और स्पूटम प्रोडक्शन जो है वो कितनी हो रही है, स्पूटम प्रोडक्शन यानी कि बलगम जो है वो कितना बन रहा है, और डायजेपिनिया सांस लेने में उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, और एनोरेक्सिया उसे भूख कैसी लगती है, ठीक है, या भूख की कमी तो नहीं है वो, या फिर भूख उसे बिल्कुल ही नहीं लगती। तो ये सारी की सारी चीजें आपने इसमें डायग्नोज करनी है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है भाई डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट एंड अदर सेल्फ केयर नीड। तो आपने सबसे पहले देखनी है कि पेशेंट को अपनी बीमारी की कंडीशन को लेकर या उसके इलाज को लेकर या अपनी सेल्फ केयर यानी कि अपनी केयर की लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो उसके बारे में उसे कितना ज्ञान है या कितनी उसे नॉलेज है। तो इस चीज के बारे में आपने जरूर पता करना है, या फिर उसे आपकी हेल्प की जरूरत है, या फिर अपने आप से बिल्कुल नहीं कर सकता है, तो इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना है। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। तो आपने देखना है कि पेशेंट के अंदर अपने डिजीज अपने बीमारी के प्रोसेस को लेकर के किसी प्रकार की एंजाइटी बेचैनी तो नहीं है, या उसे किसी प्रकार की चिंता तो नहीं है, तो आप इन सब चीजों का रखेंगे ध्यान, और आप नर्सिंग डायग्नोज में ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। और जबकि आपको पता है कि जो हमारी यूनिट 6 है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड ही है, जो इनकी नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस से लगभग ये मिलते जुलते ही होते हैं। तो आप जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की है, अगर आप एक या दो भी याद कर लेते हैं, या एक या दो या तीन डिजीज की भी अगर आप याद कर लेते हैं, तो सभी में आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, हाइजीनिक चीजों को आप डाल सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट आप डाल सकते हैं, उसमें डायग्नोसिस आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप मिक्स करके लिख सकते हैं। तो हमारी ये जो डिजीज है कंप्लीट हो चुकी है, ब्रोंकाइटिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।